बात हो रही है उस एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम की जो इन बच्चों को ख़ास बनाता है। ये हम सबसे अलग ज़रूर हैं, लेकिन उनमें एक ख़ास बात है जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत है और हमारे समाज में उन्हें जो उनका हक है वो दिलाने की ज़रूरत है। इस पे विस्तार रूप से बात होगी, कैसे डाउन सिंड्रोम को मैनेज करा जाए, उसको प्रिवेंट करा जाए और एक इंक्लूसिविटी सोसाइटी में, समाज में लाई जाए। इस पे विस्तृत रूप से हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, हु इज अ कंसल्टेंट मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक इशू है। आपने सही बोला कि ये स्पेशल है एंड इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम। राइट। सो डाउन सिंड्रोम एक हमारे जो बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जी, सारे क्रोमोसोम्स पेयर में हैं, तो उसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब आती है तो उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं या ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। ओके। ये एक्स्ट्रा जब क्रोमोसोम हमारे पास आती है तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल लेकर आती है और उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को हमारी बॉडी कभी हैंडल कर पाती है, कभी हैंडल नहीं कर पाती और फिर वो मैनिफेस्ट होता है डिफरेंट वे में, लाइक फिजिकल, मेंटल, पूरे बॉडी का जो फिजियोलॉजी होता है उसको भी चेंज कर सकता है ये और हमारे ऑर्गन्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसे अगर सतही रूप से बात करें, शुरुआत से बात करें, जब एक माँ कंसीव करती है तो क्या उस वक्त ही हम स्क्रीनिंग के तरीके से पता लगा सकते हैं कि आने वाले बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा या नहीं? बिल्कुल। एक्चुअली सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कोई भी लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो किसी में भी कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता है बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने के। कोई भी लेडी 0% तो नहीं है। ओके, सो लाइक अगर कोई 25 ईयर ओल्ड भी है और कोई 45 ईयर ओल्ड भी है तो 0% किसी में भी नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो सस्पेक्ट हम कर सकते हैं कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी है। तो वो हम स्क्रीनिंग टेस्ट जो है 10 वीक्स से कर सकते हैं। ओके 10 वीक्स का मतलब है 2.5 महीने की प्रेगनेंसी, जहाँ पे कि आप डिसीजन मेकिंग आपके पास रहता है कि आप क्या करना चाहते हो। 10 वीक्स में एक NIPT टेस्ट होती है जिसको हम करवाते हैं, जिसमें हम बच्चे के DNA को चेक कर सकते हैं और वो जो है 99% सेंसिटिव है। अगर वो हमें बताता है कि बच्चे में हाई रिस्क है डाउन सिंड्रोम होने की तो 99% चांसेस है बच्चे में है, 1% वो रिजल्ट रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े तो 11 वीक से 13 वीक्स पे हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड है जिसको हम NT-NB स्कैन बोलते हैं या लेवल 1 स्कैन बोलते हैं। उस स्कैन में जब हम बच्चे को देखते हैं, बेबी जस्ट आपके 4.5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर के बीच की मैं बात कर रही हूँ, मतलब इतना छोटा बेबी। ओके, वहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं बच्चे में जो कि आपको डाउट क्रिएट कर सकता है कि हो सकता है कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी हो। और वो क्या फाइंडिंग है, जैसे कि हम देख सकते हैं एक बेबी है बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होना चाहिए एंड देन उसके पीछे की नेक के पीछे की जो फ्लूइड होती है वो हम मेजर करते हैं। और वो मेजरमेंट में अगर उस दौरान वो मेजरमेंट हमारी नॉर्मल है तो चांसेस जो होती है अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, मदर्स के एज के बेसिस पे हम 70% रूल आउट कर लेते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो आपने बताया मैम, जैसे स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस ये दोनों अलग चीजें हो गई, तो इनके हिसाब से अगर देखें तो आपने बताया पहले एक स्कैन होता है, फिर लेवल 2 स्कैन होता है। अभी हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं। तो लेवल 1 में जैसे नेजल बोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। हार्ट में जो ब्लड फ्लो होती है उसका डायरेक्शन कैसा है, जो बच्चे के पास हार्ट फ्लो जा रहा है मदर से वो कैसा है, या बच्चे के हार्ट में जो ब्लड फ्लो जा रहा है। तो ये 3-4-5 इंडिकेटर्स है जो हमें बताते हैं कि बच्चे में पॉसिबिलिटी कितनी है। सपोज कोई मदर आपके पास आई है 11 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और वो उनकी फाइंडिंग सारी नॉर्मल पैरामीटर्स में आती है, जैसे उनके नेक के पीछे का थिकनेस नॉर्मल है, बच्चे में नेजल बोन नॉर्मल है, बच्चे के हार्ट में सारी जो ब्लड फ्लो जा रहे हैं वो नॉर्मल है, बच्चा ब्लड फ्लो कैसे रिसीव कर रहा है अपने हार्ट में वो नॉर्मल है, प्लस मदर का रिस्क आप देखते हो, पहले कोई डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री तो नहीं है, वो सारी चीजों को जब आप मिला के कंबाइंड रिस्क बनाते हो तो वो 70% आपका रूल आउट करता है। पर आपने जैसे बताया मैम मदर की भी हिस्ट्री देखते हैं, तो क्या ये हेरिडिटरी होता है? हेरिडिटरी भी हो सकता है और स्पोरेडिक भी हो सकता है। जिनके हिस्ट्री में है कि उनके पहले बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या फैमिली में है तो उनमें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी से ही आ जाती है। और अगर
स्क्रीनिंग में, टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड और मैटरनल हिस्ट्री आपने ली, उसके साथ हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको बायोकेमिकल मार्कर्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं और सारी चीज़ों को कंबाइन करने, जैसे मैंने आपको बताई थी अल्ट्रासाउंड पैरामीटर जो होती है वो, और ब्लड टेस्ट में हम कुछ हार्मोन्स चेक करते हैं। उन सारी चीज़ों, 3-4 चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं और अगर वो हमारा रिस्क लो आया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल 100% लो है और उस बच्चे में डाउन्स नहीं हो सकता, बट वो 90% तक रूल आउट कर देता है कि आपके बच्चे में डाउन्स नहीं है। और कोई मदर अगर लो रिस्क में आती है तो हम उसको फिर आगे कुछ नहीं करते, वी जस्ट लीव हर लाइक दैट, ओके। लेकिन अगर किसी का उसमें हाई रिस्क आ गया या फिर अल्ट्रासाउंड के क्राइटेरिया जो मैंने डिस्कस करे अभी, उसमें हमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इस बच्चे में हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में ये है कि वो आपको 100% बता सकता है कि ये बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो जो हम 11 to 13 वीक्स की विंडो की जो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास एक टेस्ट है जिसको कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग बोलते हैं। उसमें हम निडल के थ्रू प्लेसेंटा में जाते हैं और फिर हम उसको सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल को कलेक्ट करके उसमें बेसिकली बेबी के डीएनए को कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। सो जब हम बेबी के डीएनए को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें 100% इन्फॉर्मेशन देता है, बिकॉज हम डीएनए को देख रहे हैं, है ना। तो जो नंबर होती है उसको फिर हम अरेंज करते हैं, देन वी सी कि जो ट्राइसोमी 21 है वो आपका पैर में है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है, ओके। और जब वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है तो वो आपको 100% बताता है कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, और जिसका नॉर्मल आता है तो वो 100% रूल आउट करता है कि इस बच्चे में नहीं है। बहुत सारे मिथ्स भी एसोसिएटेड हैं डाउन सिंड्रोम से, जैसे लोग कहते हैं कि अगर पोषण की कमी हो तो हो सकता है बच्चे को ऐसा हो, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेन फैक्टर तो मैटरनल एज होती है, मेन फैक्टर, या फिर ना किसी के जो मदर है या मतलब पेरेंट्स में कोई ट्रांसलोकेशन हो, तो वो ट्रांसलोकेशन, क्योंकि 3-4 तरीके के डाउन सिंड्रोम होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। तो पहला है कि नॉन डिसजंक्शन, ये आपके जो मैटरनल एज, जो एडवांस वाले एज के होते हैं उनमें ये ज़्यादा चांसेस होता है कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से डाउन सिंड्रोम हो सकता है बच्चे में। और मोर देन 35 ईयर्स जो लेडी होती है जी, वो पहले से ही हाई रिस्क वाले में कैटेगरी में होती है। जो हमारा 25 ईयर की लेडी अगर उसने कंसीव करा तो उनके में अगर 1 in 1000 रिस्क है बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की, तो मोर देन 35 में 1 in 250 हो जाती है वो, और 45 ईयर्स में 1 in 35 हो जाती है वो। तो धीरे धीरे आप हाई रिस्क कैटेगरी में बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन कॉज तो नॉन डिसजंक्शन है। अगर यंग एज में हो रहा है तो उसमें मेनली कॉज जो होती है वो आपकी ट्रांसलोकेशन की वजह से भी हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम सपोज आ जाता है तो फिर हम पेरेंटल कैरियोटाइपिंग भी एडवाइस करते हैं। ओके, उसको आप मैम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? पेरेंटल कैरियर मतलब जैसे कि हमने बच्चे में देखा कि डाउन सिंड्रोम है, ओके, हमने डिटेक्ट कर लिया, हमने काउंसलिंग कर दी कि इस बच्चे में है, बाकी फिर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उनको आगे क्या करना है, ओके। तो अगर कोई ऑप्ट आउट करते हैं या ऑप्ट इन करते हैं, कंप्लीटली उनकी चॉइस होती है। अब आगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हमें जो प्लानिंग करनी होती है तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पेरेंट्स का कैरियोटाइप करके देखें अगर वो रिकरेंट वाला कुछ है, बिकॉज 3 to 6% केसेस में रिकरेंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पेरेंटल कैरियोटाइप, ओके। सो वो हम रूल आउट करना चाहते हैं कि हम रिकरेंट वाले में तो नहीं है। अगर कोई नॉन डिसजंक्शन के कारण है तो उसमें रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स में ट्रांसलोकेशन है तो उनमें रिकरेंस के चांसेस तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो तो दूसरे को भी हो। हाई रिस्क है बट ऐसा कंप्लीटली नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके फर्स्ट बेबी में डाउन सिंड्रोम हुआ है एंड देन दे हैव टर्मिनेटेड द प्रेगनेंसी, और इस प्रेगनेंसी में फिर हमने जेनेटिक टेस्टिंग की है। हम उनको ऑप्शन देते हैं, 2 जेनेटिक टेस्टिंग है आपके पास, एक नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग जिसको हम NIPT बोलते हैं, और दूसरा जो है इन्वेजिव टेस्टिंग जिसको हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जो 11 to 13 वीक्स पे हम करते हैं। नहीं तो जो दूसरी टेस्ट होती है वो 15 हफ्ते के बाद करते हैं, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो आपके पास ये 3 टेस्ट के ऑप्शंस हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आप जो भी करवाना चाहते हो। अगर आपको, क्योंकि वो हाई रिस्क कैटेगरी में है तो हमें इस बार एटलीस्ट बेसिक टेस्ट से थोड़ा ऊपर जाके टेस्ट करना पड़ेगा। बट मैम क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो अगर एक डाउन सिंड्रोम है किसी बच्चे को, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटीज हमको देखने को मिलती हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक कॉग्निटिव स्किल्स की कमी है या कोई ऑर्गन विच इज नॉट प्रोबेबली फुली डेवलप्ड, तो कौन सी ऐसी चीजें जो अर्ली, अब बच्चा अगर हो गया और माँ ने टेस्टिंग नहीं कराई, मे बी वो ऐसी कोई जगह रहती हैं जहाँ सुविधा नहीं थी या उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो कैसे डिटरमिन करें अर्ली एज में कि मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है? जी,
पहले तो देखिए प्रेगनेंसी में एक अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड कराइए और अच्छी जगह से अपने टेस्ट करवाइए, बिकॉज ना कभी कभी ये होता है कि हम वहाँ पे लैक कर जाते हैं। वहाँ पे जब हम लैक करते हैं तो आपकी चीज़ को आगे इनवाइट कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, सो सपोज आप पूछ रहे हो कि अब डिलीवरी हो गई किसी की, तो जब जैसे डिलीवरी होती है किसी बच्चे का स्किप हो गया, हमने डिटेक्ट नहीं कर पाए या वो स्किप हो गया, मिस हो गया, तो फिर हम डिलीवरी के बाद में जैसे जब बेबी बॉर्न होते हैं तो सर्टेन फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके। जैसे उनके फेस जो होती है फ्लैट होती है, बैक का जो पार्ट होता है थोड़ा फ्लैट होता है, नेक की जो फोल्डिंग होती है थोड़ी थिक होती है, बच्चे के हाथ में टोन नहीं होता, मतलब एक टोन नहीं होता उनके ना, आप हाथ ऐसे करोगे तो नीचे खुद ही गिर जाएगा वो, ठीक है। एंड देन क्रीज होती है, मतलब जरूरी नहीं कि सब बच्चे में सारे कैरेक्टरिस्टिक हो, बट मैक्सिमम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक में फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर हम डिटेल अंदर जाएंगे तो वी कैन स्टार्ट विद द हार्ट। हार्ट में कभी कभी सेप्टल डिफेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि बच्चे की जो ब्लड फ्लो होती है वो मिक्स हो जाती है, ओके। या फिर इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं बच्चे को, या फिर बच्चे के टोन नहीं होते तो वो चल नहीं पाते, कान कभी उसकी जो होती है डिस्मॉर्फिक हो जाती है, कभी कान ऊपर नीचे रहते हैं, बच्चे को ल्यूकेमिया होने के चांसेस होते हैं, आगे जाके ब्लड कैंसर होने के चांसेस है। तो और कॉग्निटिव कैपेसिटी, जो आईक्यू लेवल होता है, देखा गया है कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनमें आईक्यू की जो लेवल होती है वो थोड़ी सी लोअर में होती है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हेल्दी लाइफस्टाइल या स्पेशल तरीके के न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स, ये सब रिस्क फैक्टर्स को क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सी हेल्दी लाइफस्टाइल तो हर जगह हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल का तो कोई तोड़ ही नहीं है, है ना। वो हर चीज़ में हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, बिकॉज अगर आपने खुद ही हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आगे यू आर इन्वाइटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो बट ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं देखा गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल का डाउन सिंड्रोम से कोरिलेशन है, बट फॉर योर ओन सेक आप डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन तो कर सकते हैं। जैसा आपने बताया अभी डॉक्टर गुप्ता कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एक डाउन सिंड्रोम के बेबी में, लेकिन उसको हम थेरेपीज के जरिए, प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन के जरिए कैसे मैनेज कर सकते हैं सो दैट एट आवर बेस्ट हम उसको एक बेहतर सामान्य जीवन दे सकें? बिल्कुल, सी दे आर वेरी स्पेशल and they're very adorable, yes. okay, and they're wonderful and they're boon to the society, I would say, बिल्कुल। okay. So to start with, देखिए कोई भी केयर जो होती है जितनी अर्ली आप स्टार्ट करो उतना अच्छा। आप ये मत सोचो या फिर आपको एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे बताऊं, आपको बताना है तभी आप उस बच्चे को ज्यादा सपोर्ट कर पाओगे, certainly, because that child needs support, okay, that you have to understand from the very beginning, okay. So to start with अर्ली केयर में आप फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प ले सकते हो, एंड देन बिकॉज बहुत छोटा बच्चा देखा गया क्योंकि उनकी नेक होल्डिंग कभी कभी नहीं होती, क्योंकि इनकी ये जो जॉइंट होती है वो अनस्टेबल होती है, ओके, सो अनटोन नहीं होता, तो यू नीड फिजियोथेरेपिस्ट जो कि आपको आके फिजियोथेरेपी प्रॉपर कराए, जो कि टोन उनका मेंटेन कर सके, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको थोड़ा कम कर सके। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो डेली एक्टिविटीज़ में बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, आपको कैसे बैठना है, कैसे चलना है, जिससे कि वो बच्चा धीरे धीरे, पूरा तो इंडिपेंडेंट नहीं बट धीरे धीरे थोड़ा इंडिपेंडेंट होने के लेवल पे आ जाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको सपोर्ट करके धीरे धीरे ये देखा गया कि कुछ बच्चे, और खास करके जो मोज़ैक वाले डाउन्स होते हैं, उनके सारे क्रोमोसोम्स में 47 क्रोमोसोम्स नहीं होते, उनके किसी में होते किसी में नहीं होते, तो उनका आईक्यू लेवल देखा गया कि जो नॉर्मल डाउन्स वाले जो बच्चे होते हैं, जो नॉन डिसजंक्शन के कारण हुए हैं या ट्रांसलोकेशन के कारण हुए हैं, उनके कंपैरिजन में 30% ज़्यादा होता है उनका आईक्यू लेवल। सो क्या ऐसे बच्चे इंडिपेंडेंटली विद प्रॉपर थेरेपी, केयर, विद द हेल्प ऑफ केयर गिवर एंड पेरेंटल गाइडेंस आगे जाके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट या टू सर्टेन एक्सटेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में है ऐसे डाउन्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है, दे आर अप टू द लेवल कि जहाँ पे कि दे आर लीडिंग द थिंग्स, ओके, सो डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू देम, एंड डेफिनेटली उनकी फैमिली की सपोर्ट को भी हमें हेड्स ऑफ करना चाहिए, एंड जो पेरिफेरल सपोर्ट सिस्टम है वो भी, तो डेफिनेटली वी शुड सपोर्ट देम, और वो बून टू दी सोसाइटी और अच्छे अच्छे लेवल पे है। एक डाउन सिंड्रोम बच्चे को तो मैं जानती हूँ कि जो एक स्टोर पे काम कर रही है, एंड देन शी इज डूइंग वंडरफुली गुड, सो लाइक दे आर डूइंग गुड। तो ऐसे लोगों के लिए हम एज अ सोसाइटी हमें किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए फॉर इंक्लूसिविटी? किस तरीके, आई वुड से कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, आप उनको ना मीन्स लाइक बोलिए कि यू आर ऑल्सो गुड,
यू कैन डू दिस, एंड वो जब आ जाएगा तो दे विल अंडर, इंक्लूसिविटी लानी पड़ेगी, बिकॉज क्या है कि उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं अलग हूँ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सोसाइटी में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर जस्ट स्पेशल एंड दे नीड स्पेशल केयर एंड यू हैव टू बी इंक्लूसिव टुवर्ड्स देम, दैट्स इट। बट जैसे एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, उसके साथ साथ जो केयर गिवर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में उनको सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ ऐसी काउंसलिंग या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं विच कैन सपोर्ट देम इन दिस जर्नी? है कुछ ग्रुप्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है, कुछ एनजीओज भी है, तो वो जो भी इस तरीके की फैमिलीज होती है उनको सपोर्ट मिलता है, बट फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है ऑनेस्टली। ओके, टू सर्टेन एक्सटेंट आपको खुद ही बहुत आगे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए। सपोर्टिव केयर है, बट टू आई थिंक उसको और हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट कि फैमिली जहाँ पे ये बच्चे आ गए हैं दे शुड नॉट फील कि मुझे मतलब और हेल्प मिल जाती तो हम इस बच्चे के लिए और अच्छा कर पाते। तो ऑन द नेशनल टेलीविजन आई एम टेलिंग, सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए सोसाइटी में, और एनजीओज हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है वो और बेटर आने चाहिए इन बच्चों के लिए। लेकिन मैम, आप ऐसे पेरेंट्स से दिन रात मिलते होंगे, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देते हैं कि इन बच्चों के लिए एक इंक्लूसिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें? बिकॉज आई एम श्योर जब पता चलता है तो यू गो इन डिनायल, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे एहसास करते हैं और आपका एक रिश्ता जुड़ता है, प्यार आता है उन बच्चों पे आपको। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे फैमिली जिनके बच्चे एंड दे लव देयर चाइल्ड लाइक एनीथिंग, वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है ना, तो वो छोड़ते नहीं है। पेरेंट्स तो कभी नहीं छोड़ते, मैंने आज तक ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं देखा जिनके बच्चे को डाउन से और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो मतलब मैं क्या करूं, एंड दे नेवर लुक डिवास्टेटेड आल्सो, दे आर हैप्पी विद देयर चाइल्ड, है ना। तो वो अपनी तरफ से तो 100% करते हैं। मुझे लगता है सोसाइटी में थोड़ी और अवेयरनेस की जरूरत है। पेरेंट्स दे आर ऑलरेडी अवेयर, तो बिकॉज एक बच्चे के लिए जो करना चाहिए वो पेरेंट्स करते हैं। और दूसरा है कि वो स्कूल में भी आजकल कुछ ऐसे आ गए, एजुकेशन सिस्टम आ गए जहाँ पे दे आर टेकिंग द स्पेशल चाइल्ड and they are making them at par with the normal child, okay, but ये है कि फिर उनकी IQ लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर वो मैच नहीं कर पाते उस चीज़ को, जैसे जो पढ़ाई होती है या फिर तो उनके लिए फिर स्पेशल केयर वहाँ पे फिर ज़रूरत होती है। तो एज अ सोसाइटी और हमें ना सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए, है ना। फैमिली की तरफ से मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल फैमिलीज से मिलती हूँ एंड दे हैव अ चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, एंड हैट्स ऑफ टू देम। Wow. Hats off to them, and hats off to doctors like you who have supported all these children and their parents as well. इतनी मैम आपने सार्थक जानकारी हमको दी, और हमें पूरी उम्मीद है जो दर्शक देख रहे हैं होंगे उनको भी बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आज उनके दूर हुए होंगे इस चर्चा से। आप यहाँ आए, हमारे साथ साझा करी इतनी जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।